बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुलाई 2023 में वेस्ट बैंक में मौजूद जिनीन कैंप के इलाके में फ़लस्तीनियों के रेफ्यूजीज़ कैंप में होने वाली बड़ी कार्रवाई के बाद सियाह लिबास में मलबूस और बंदूकें उठाए फ़लस्तीनी नौजवान इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए थे। इनका गुस्सा सिर्फ इसराइल पर नहीं था, बल्कि वो मौजूदा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमा महमूद अब्बास के ख़िलाफ़ भी नारे लगा रहे थे। रवां साल वेस्ट बैंक में कायम रेफ्यूजीज़ कैंप्स में इसराइली कार्रवाइयों में कई फ़लस्तीनी हलाक कर दिए गए थे। इसराइल ये दावा करता है कि जिनीन कैंप के इलाके से इसके शहरियों पर हमले हो रहे थे, जबकि फ़लस्तीन का मौक़िफ़ है कि वो अपनी ज़मीन को इसराइल की जानिब से की जाने वाली गैर कानूनी बस्तियों की आबादकारी से बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त फ़लस्तीन में दो इलाके हैं, जिनमें से एक है वेस्ट बैंक और एक है गज़ा की पट्टी। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है और इस बीच इसराइल है। महमूद अब्बास फ़लस्तीन की कौमी रियासत और फ़लस्तीन अथॉरिटी के 2005 से अब तक सदर हैं। वो 2004 से फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के चेयरमैन हैं। महमूद अब्बास वेस्ट बैंक में अल-फतह पार्टी के 2009 से चेयरमैन हैं। ओस्लो अमन मुआहदे के तहत फ़लस्तीन अथॉरिटी का क़याम अमल में आया था। ओस्लो अमन मुआहदे के तहत 13 सितंबर 1993 में इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक रॉबिन और फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रहनुमा यासिर अराफात में एक अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसमें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। इस मुआहदे के तहत गज़ा की पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों में फ़लस्तीन अथॉरिटी को तश्कील दिया गया, लेकिन मुस्तकिल मुआहदा ना हो सका और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लेकिन फ़लस्तीन अथॉरिटी कायम रही और अब भी मौजूद है। मुआहदे की नाकामी की वजह यह थी कि ओस्लो मुआहदे के बदले इसराइल ने सिर्फ PLO को फ़लस्तीन का एक नुमाइंदा तस्लीम किया था और इसके अलावा फ़लस्तीन को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इसराइल की सरहद फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ और यरूशलेम की फ़लस्तीन रियासत के दारुल हुकूमत बनाने के हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ़्त नहीं हो सकी और मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ओस्लो मुआहदे के तहत इसराइल चाहता था कि फ़लस्तीन अथॉरिटी सिक्योरिटी इंतज़ामात को बरकरार रखने के लिए इसराइल के साथ ताउन करेगी और इस बात को भी यकीनी बनाएगी कि गज़ा की पट्टी से इसराइल पर कोई हमला ना हो। इस तरह इसराइल फ़लस्तीन अथॉरिटी के ज़रिए सिर्फ अपना दिफा मजबूत करना चाहता था, न कि फ़लस्तीन रियासत का क़याम। हमास ने इस मुआहदे की शदीद मुखालफत की। इस तारीखी पस मंज़र को सामने रखते हुए आज फ़लस्तीनियों को लगता है कि वेस्ट बैंक के इलाके में मौजूद फ़लस्तीन अथॉरिटी इसराइल की इन्हीं ख्वाहिशात पर अमल पैरा है, क्योंकि जब इसराइल फ़लस्तीन पनाह गुज़ीन कैंपों में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है तो फ़लस्तीन इंतज़ामिया और आर्मी कुछ नहीं करती और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। यही वजह है कि महमूद अब्बास फ़लस्तीन अवाम में काफ़ी गैर मकबूल हो चुके हैं। फ़लस्तीन के लोगों में ये तासुर भी है कि महमूद अब्बास दूसरे आमिरों की तरह बन चुके हैं और इक़्तिदार से चिमटे रहना चाहते हैं। वो मगरिबी किनारे गज़ा और अल-फतह तंजीम के अंदर ओपोजिशन की आवाज़ों को दबा रहे हैं। फ़लस्तीन में पार्लियामेंट को साल 2018 में तहलील कर दिया गया था। अब जो कुछ हैं बस महमूद अब्बास हैं। इनके अहकामात को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा अदलिया को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। हकीकत यह है कि फ़लस्तीन में क़यादत का फुक़दान है। 87 साला महमूद अब्बास अलील हैं। इनके बाद फ़लस्तीन में कोई क़यादत नज़र नहीं आती। यही वजह है कि फ़लस्तीन के नौजवानों में मायूसी फैल रही है, क्योंकि उन्हें क़यादत में कोई नया मंसूबा, नई सोच नज़र नहीं आती। 60% लोग फ़लस्तीन अथॉरिटी को बोझ समझते हैं। सिर्फ 15% फ़लस्तीनियों का ख्याल है कि सदर ही को रहना चाहिए। इसकी वजह से महमूद अब्बास नहीं चाहते कि इंतखाबात भी हों। इंतखाबात की अगर बात की जाए तो फ़लस्तीन में पहली और आखिरी बार इंतखाबात 2006 में हुए थे। लोग खुश थे कि चलो इनको पहली बार अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने का मौका मिल रहा है, जो फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इनके फ़ैसले करेंगे, इनके मसाइल को हल करेंगे। हमास ने 2006 के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और इस्माइल हानिया फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, लेकिन इसराइल ने इस मुंतखब हुकूमत को चलने नहीं दिया। मुख्तलिफ हथकंडों को अपनाते हुए गज़ा के मेंबरान पार्लियामेंट को इसराइल की तरफ से वेस्ट बैंक में इजलास में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती थी, जिसके बाद बरतानिया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने भी हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देकर फ़लस्तीनियों पर पाबंदी आयद कर दी थी और गैर मुल्की इमदाद बंद कर दी थी, जिसकी वजह से गज़ा में पुरतशद्दुद वाक़यात फूट पड़े और अमरीकी और इसराइली आशिरबाज से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर
حماس اور الفتح میں دراڑ ڈالی گئی۔ دونوں تنظیموں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس دوران مفاہمت کی کوششیں بھی ہوئیں لیکن سب ناکام رہیں۔ نتیجتاً محمود عباس نے جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم ہونے کا اعلان کر دیا، حکومت کو تحلیل کر دیا۔ تب سے اب تک محمود عباس الفتح پارٹی ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارے کا انتظام چلا رہے ہیں اور غزہ کا مکمل کنٹرول حماس کے ہاتھ میں ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل کی جانب سے حالیہ تشدد کو دیکھتے ہوئے اور محمود عباس اور الفتح کی خاموشی سے لگتا ہے کہ حماس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مغربی کنارے میں فلسطین انتظامیہ کمزور ہو چکی ہے اور حماس اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ حماس عسکری اور سیاسی محاذ پر اپنی صلاحیتیں بھی بڑھا رہی ہے، جس کا اندازہ 7 اکتوبر کے حالیہ حملوں سے بھی ہوتا ہے، اور فلسطین انتظامیہ کے خلاف بھی لوگوں کو منظم کر رہی ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں کرائے گئے رائے عامہ سے پتہ چلتا ہے کہ حماس محمود عباس کی تنظیم الفتح سے زیادہ مقبول ہے۔ اگر انتخابات ہوئے تو حماس کا امیدوار جیت جائے گا۔ ویسٹ بینک میں محمود عباس کی فلسطینی انتظامیہ اور اسرائیل دونوں ہی نہیں چاہتے کہ حماس اقتدار میں آئے۔ اس وجہ سے سائبر سرویلنس کے ذریعے تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی جاتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں اور سیاسی کارکنوں کو مارا جاتا ہے، طلبہ کو گرفتار کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تاکہ کوئی طلبہ تنظیم نہ بنائی جا سکے۔ دوسری طرف عالمی برادری مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ اگر سنجیدہ ہوتی تو وہ ان کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرتی۔ عرب دنیا کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اب آئسولیشن کا شکار نہیں ہے۔ اس سے مسئلہ فلسطین پر بھی اثر پڑے گا۔ اس میں امریکہ سرتوڑ کوششیں کر رہا ہے اور دوسرے ملکوں کو اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین اور سعودی عرب جیسے ممالک اسرائیل کے ساتھ ٹیکنالوجی، اسلحہ اور دیگر شعبوں میں تجارت بڑھا رہے ہیں۔ انہیں اپنے لوگوں یا فلسطینی مفادات اور حقوق کی فکر نہیں ہے۔ اسرائیل نے بحرین میں اپنا سفارت خانہ کھول لیا ہے۔ ان کاوشوں سے ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہتا ہے اور خطے میں اسرائیل کے رول کو بڑھاوا دے کر چائنا اور روس جو ایران کے سپورٹر ہیں ان کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں فلسطین کے حقوق اور مسائل کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ حماس کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اسرائیل پر ایک بڑے حملے کا نتیجہ غزہ کی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے، لیکن حماس نے دنیا کو صرف یہ بتانا تھا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے اور مسئلہ فلسطین کو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اب مغربی دنیا حماس کو دہشت گرد کہے یا کچھ اور، لیکن حماس نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ کچھ عرب ممالک کے حکمران امریکہ کی آشرواد سے اسرائیل کے سہولت کار بن کر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں کر سکتے۔ امن قائم کرنا ہے تو فلسطینیوں سے بھی بات کرنا پڑے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔